स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आज की महत्वपूर्ण टॉपिक हमने उल्लेखित कर रखी है कारक पार्ट थर्ड। मैं बार बार आपको इस बात से अवगत कराता रहा हूं और बार बार ये चीज़ हमेशा मैं आपके सामने चिन्हांकित करता रहता हूं कि आप किसी भी पार्ट से ना घबराएं। आप ये मान के चलें कि जितने भी पार्ट मैं दे सकूं, जितनी ज़्यादा चीज़ें मैं आपके सामने संकलित करके ला सकूं और वो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप अध्ययन कर सकें, ग्रहण कर सकें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़रूरी है कि आज के परिदृश्य, आज के एग्जाम के दृष्टिकोण से हम अपनी तैयारी को किस तरीके से कर रहे हैं, ये हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए। ना कि हमारे दिमाग में ऐसी भावना आए कि मैं तो कारक पे इतना समय नहीं देने वाला हूँ। क्यों नहीं देने वाले हो? समय देना पड़ेगा आपको। मैं चाहता तो मैं इस पूरे पार्ट को किसी एक पार्ट के 25 से 20 मिनट के वीडियोज में पूरे कारक का निचोड़ दे सकता था, लेकिन ऐसा करने से आप पूरी तरीके से अपने आप को तैयार नहीं समझ सकते हैं और ना ही आप तैयार हैं। इसलिए मैं बार बार आपसे फोकस करता हूं, बार बार कहता हूं कितना पढ़ना है। आप मेहनत करें और पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दें। और जब ये समर्पण, आपका समर्पण वाला भाव आपके साथ चलेगा ना, फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आपके अंदर वो मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं होगा। आप पूरे तरीके से उत्साहपूर्वक एग्जाम में आए हुए तमाम प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। ये जरूरी है। तो आइए जुड़ते हैं कारक पार्ट 3 के सीरीज में। जहाँ तक हमने कारक पार्ट 1, कारक पार्ट 2 देखा है और हमने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक की बात कर लिया है। आप इनके दोनों सीरीज को जरूर देखें। इसके बाद आप ये क्रमबद्ध तरीका अपनाने का प्रयास करें। और अब हम बात करने वाले हैं आज के कारक की। शुरुआत यहाँ से होगी संप्रदान कारक से। संप्रदान कारक, जैसा कि आपको पता है कि संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, तो इसका चिन्ह है के लिए या कहीं लिखा हो वास्ते। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। इतना ही दे करके अगर मैं आगे निकलना चाहूं तो फिर तो आपका काम हो गया भाई, फिर तो आपका काम हो गया। मैं कह दूं कि मैंने आपके लिए ये चैनल खोला है, मैं आपके लिए ये तमाम प्रकार की कोशिशें कर रहा हूं, मैं आपके लिए जतन कर रहा हूं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो हो गया संप्रदान कारक। लीजिए, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रही और आप तैयार हो गए। मैं आपके वास्ते वहां जाऊंगा, मैं आपके वास्ते यहां आऊंगा। ऐसे भी सेंटेंस जहां पर के लिए, के वास्ते, ऐसे शब्द आपसे मुखातिब हो जाएं, ऐसे शब्द आपके सामने आ जाएं, तो निसंकोच बिना किसी झिझक के आपको उसे कह देना है संप्रदान कारक। तो ये तो मेरा संप्रदान कारक का रूल नंबर फर्स्ट हो गया। ये मान के चलें कि अगर कहीं पर के लिए आ जाए या फिर कहीं पर वास्ते शब्द आ जाए तो उसे हम संप्रदान कारक की श्रेणी में रख देंगे। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे हमने कहा कि यह चैनल आपके लिए है, यह चैनल आपके लिए है। अब यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिए शब्द है तो हम इसे संप्रदान कारक ही बताने वाले हैं, निसंकोच। यह चैनल आपके ही वास्ते है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको बता देना है कि संप्रदान कारक की ही बात चल रही है। तो समस्या यहाँ नहीं है, समस्या यही नहीं है। और या कह सकते हैं इनके अच्छाई वाली बात अभी खत्म नहीं हुई है। नियम नंबर 2 देखिएगा, इसीलिए मैंने पूरे कारक को कुछ अलग तरीके से देने का ही प्रयास किया है। मैं अपने वादे को निभा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था कि मैं बिल्कुल अलग करके दूंगा, हर वो टॉपिक आपको बिल्कुल अलग लगेगी। मैं आपको रूल करके, नियम करके कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक का एक संबोधन, एक व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। और अब जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उसको भी नियमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप को तैयार कर पाएं। तो जी हाँ, तो रूल नंबर 1 ये हो गया। और अगर हम बात करें अब रूल नंबर 2 की, यानी नियम नंबर 2 की, तो यहाँ विशेष क्या है? अगर नियम नंबर 2 की बात करें हम तो यहाँ पर विशेष ये हो जाएगा फिर कि देना क्रिया के साथ
वापस ना लेने के भाव में, देना क्रिया के साथ वापस ना लेने के भाव में, ना लेने के भाव में संप्रदान कारक हो जाएगा। देना क्रिया के साथ वापस ना लेने के भाव में संप्रदान कारक होगा। बात समझना, मैं इस देना क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को क्रिया के पार्ट में पढ़ा चुका हूं। क्रिया के पार्ट में आपके YouTube चैनल पर, इसी शांति सागर चैनल पर आप जा करके क्रिया का पार्ट खोलें। क्रिया के 6 पार्ट हैं, उन्हीं पार्टों में आपको एक जगह देना क्रिया मिलेगी और जिससे हमने उस संबंधित तमाम प्रश्नों से अवगत करा दिया है कि क्या स्तर है इसका। बहरहाल एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी आपको दे ही दूंगा। देना क्रिया के भाव क्या होते हैं ये समझना है। जैसे हम किसी को कुछ देते हैं तो एक तो उद्देश्य हमारा यह होता है कि उस आदमी का भला हो जाए। एक तो हम किसी को देते हैं, हमारा उद्देश्य यह होता है कि उस आदमी का भला ही ना हो। यानी हम देना क्रिया 2 भावों में, एक गलत के दृष्टिकोण से देते हैं और एक सही के दृष्टिकोण से देते हैं। जैसे हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कहें कि भगवान आपका भला करें, तो मुझे लगता है हर हमारा समाज में रहने वाला व्यक्ति हमारे इस वैचारिक मत को महत्व देगा और कहेगा कि आपने सर बड़ी अच्छी बात बोली है, बड़ी अच्छी चीज आपने दिया है हमें, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, अच्छा काम किया है। लेकिन मैं किसी व्यक्ति को बद्दुआ दूं, श्राप दूं, तो मुझे लगता है ये सामाजिक दृष्टिकोण, ये सामाजिक ढांचा बना कभी भी उसे सही नहीं मानेगा। वो कहेगा कि आपने दिया जरूर है लेकिन गलत दिया है, मैं मान के चलता हूं। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो देना एक सही के दृष्टिकोण में होता है और देना एक गलत के दृष्टिकोण में होता है। तो ये तो बात क्लियर है। हमने कहा है यहां पर देना क्रिया के साथ वापस न लेने का भाव हो, यानी हम किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज दें जिसे हम फिर वापस ना लें। अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम उसे संप्रदान कारक की श्रेणी में रखेंगे। इस बात पर जिरा हम कर चुके हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस पार्ट को देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम आपका यहाँ वेस्ट ना हो। अब जरा ध्यान दें, जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने दोस्त को पेन दिया, मैंने अपने दोस्त को पेन दिया। आप अपने व्यवहारिक जीवन पर मत आइएगा कि आप पैसे वाले हैं और आप तमाम लोगों को तमाम प्रकार की चीज़ें दे देते हैं लेकिन आप उनसे वापस नहीं लेते हैं। आप उस दृष्टिकोण पर जाइएगा जो ज़्यादातर समाज करता है। जैसे कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को पेन देगा तो पक्की बात है कल उसे वापस लेगा। अगर मैं किसी व्यक्ति को उधार देता हूं तो 100% ये मान के चलें कि मैं उसे वापस लेने की चेष्टा ही करूंगा और लूंगा भी, है ना? क्लियर है ना? ध्यान देना जरा। देना हो अच्छा हो, देना हो अच्छा हो और कैसा हो, वापस लिया जाता हो। देखना जरा यहां क्या है, वापस लिया जाता हो, एक ये बात हो जाएगी। देना हो अच्छा हो परंतु वापस नहीं लिया जाता है, ये 2 चीजें हैं, वापस नहीं लिया जाता है। तो जैसे अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं तो जरूरी यह नहीं कि हर बार आप वापस लेंगे। जैसे पिताजी ने अपने पुत्र को साइकिल दिया तो पिताजी कतई मेरे हिसाब से आपके भावनात्मक विचार अब ये कह रहे होंगे कि नहीं पिताजी ऐसा काम अब नहीं करेंगे, क्योंकि पिताजी ने अपने पुत्र को दिया है फिर वापस लेने के लिए नहीं दिया है। मैंने अपने भाई को पैसा दिया तो सचमुच भाई को कोई उधार नहीं देता है। और मुझे लगता है कि आप ये भावनात्मक बातें समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब मैं अपने भाई से पैसा वापस नहीं लूंगा, है कि नहीं? वो बात की बात है, आप कहते हैं कि सर मैंने तो लिया था, वो लेन देन की भावना अलग बात है। मैं एक वैचारिक मत की भावना दे रहा हूं आपको कि सचमुच क्या आपके दिमाग में ये बात जा रही है, क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि सचमुच हम ये देकर के वापस नहीं लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप वापस नहीं लेंगे। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था। देना अच्छा हो, आप बताना उधार देना अच्छा है कि नहीं है? है, परंतु ये वापस लिया जाएगा, परंतु ये वापस लिया जाएगा। और आप जरा ध्यान देना, पुरस्कार देना अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है, पुरस्कार देना अच्छा है लेकिन ये वापस नहीं लिया जाएगा। अब पहलू पर पहुंच गए आप। पुरस्कार देना अच्छा है लेकिन वापस नहीं लिया जाएगा, बात वहीं आ गई। अब मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए।
देना हो, अच्छा हो, परंतु दे करके वापस ना लिया जाता हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। और अगर ऐसा कर गया, दे करके वापस आपने नहीं लिया, तो पक्की बात है वो आपने मेरे लिए किया, मेरे वास्ते किया, इसलिए मैं आपको संप्रदान कारक की महत्वपूर्ण कैटेगरी में शामिल करने के लिए इच्छुक हूँ। बात क्लियर है ना? अब जरा ध्यान देना, मैं मान के चलता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स इस बात को अब समझ चुके हैं। अगर थोड़ी कहीं भी प्रॉब्लम हो तो मैं इस बात पे बहुत ही विस्तृत चर्चा करके आया हूँ पिछले वीडियोज में, आप जा करके उन्हें देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि देना क्रिया के साथ वापस ना लेने का भाव हो। जैसे मैंने कह दिया, रीमा ने सीमा को पुरस्कार दिया, रीमा ने सीमा को उपहार दिया, सीमा को उपहार दिया। अब जरा बताना, उपहार देना अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अच्छा है। क्या वापस लोगे आप इसे? नहीं लोगे। इसका मतलब आप संप्रदान कारक का काम कर रहे हो। दादी जी ने पोते को आशीर्वाद दिया, पोते को आशीर्वाद दिया। अब बताना जरा, ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अच्छा है ना? क्या वो वापस लेंगे? कतई नहीं लेंगे, है ना? क्योंकि आशीर्वाद दे करके कौन वापस ले सकता है भाई? नहीं ले सकता है कोई। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, अब किसी ने कह दिया कि मुझे उधार दो, मेरा पैसा वापस दो, और मैं कह दूं आप खुश रहें, और फिर मैं कह दूं मेरी खुशी वापस दो, ऐसे कैसे कर पाओगे? मेरा आशीर्वाद कैसे लौटा पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो ये तो बड़ी बेसिक चीज़ है, बहुत बड़ी अच्छी बात भी है कि ऐसे अनुभवार्थ हमारी ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं कि जो हम कभी दे करके फिर वापस नहीं लेते हैं, है ना? बेहतर है। तो उपहार देना, आशीर्वाद देना, भेंट देना, पुरस्कार देना, ऐसा कुछ भी आ जाए तो आप ये मान के चलना कि इसका देना संप्रदान कारक का उदाहरण होगा, है ना? तो ये यहाँ ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में रह जाएंगी तो एग्जामिनर भी कुछ इतना ही काम करता है। एक पुरस्कार की बात करेगा, एक उपहार की बात करेगा, कहीं भेंट लिख करके पूछ लेगा इस तरीके का, कहीं आशीर्वाद और स्नेह लिख करके पूछ लेगा आपसे, तो इस तरीके का प्रेम लिख करके पूछ लेगा आपसे। तो ये जो देने हैं अच्छे के लिए हैं, और परंतु हम इन्हें वापस नहीं ले पाते हैं या नहीं लेते हैं, अतः हम इन्हें संप्रदान कारक की महत्वपूर्ण कैटेगरी में शामिल कर लेते हैं। मैं मान के चलूँ ये बात आपको मैं कंठस्थ करा सका हूँ। ध्यान बस इतना देना है। नियम नंबर 2 हमसे कहता है देना क्रिया हो, देना क्रिया हो अच्छे के लिए दी गई हो। ऐसा नहीं मैं किसी को शराब दे दूँ, मैं किसी को धूम्रपान दे रहा हूँ, सिगरेट दे रहा हूँ, ये गलत बात है पहली बात ना। तो जो गलत चीज़ें वो यहाँ आएंगी ही नहीं, उनको हटाई दो, अपने जहन से निकाल दो, उन्हें जाने दो। मैंने कहा देना क्रिया हो, अच्छे के लिए हो, परंतु उसे वापस ना लिया जाता हो, बस इतनी सी बात है। रूल नंबर 2 आपका समाप्त हो चुका है। अब नियम नंबर 3 पे आ जाएंगे और बड़ा सा यहाँ पर अपनी कोशिश करें स्टार बनाने का, क्योंकि बातें होंगी स्टार वाली, क्योंकि बातें होंगी महत्वपूर्ण, बातें होंगी स्टार वाली, और आपको स्टार लगाना होगा और अपने दिमाग में इसे बड़ी बेहतर ढंग से सजाना होगा। तो देखिएगा जरा, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ आपके सामने। नमस्कार, अभी हाल में बीएड एंट्रेंस का एग्जाम हुआ है। जिन बच्चों ने इसका पेपर दिया होगा उनसे पूछिए, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यही प्रश्न आ गया था, नमस्कार, नमस्ते, ऐसा लिख करके आया हुआ है। आप पूछ सकते हैं, आप देख सकते हैं इस एग्जाम को, और वहाँ पर पूछा गया है नमस्ते। जैसे हमने कह दिया आपको नमस्कार, आपको प्रणाम, आपको नमस्ते, है ना? ऐसा प्रश्न आ जाए, ऐसा वाक्य आपके सामने आ जाए तो और आपसे कारक पूछ लिया जाए, आप सोचोगे सर इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है। ऐसा कतई मत कहना, कोई ऐसा वाक्य नहीं जिसमें कारक चिन्ह ना हो, कोई ऐसा वाक्य ही नहीं जिसमें कारक चिन्ह ना हो। वो आप बात की बात है, आपने अपनी तैयारी को उस ढंग से मेंटेन नहीं किया है। आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से किसी भी वाक्य को हमारे अपने कमेंट बॉक्स में भेजना, आप उसका प्रत्युत्तर ले जाना, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। हर वाक्य में आपको कारक बताया जाएगा, वो भावार्थ कारक होते हैं, जरूरी नहीं है कि चिन्ह आपके सामने दिखाए जाए। जैसे मैंने आपसे नमस्ते किया, मैंने आपसे नमस्कार किया, तो मैंने आपको कुछ दिया, जैसे मैंने आपको प्रेम दिया था, जैसे मैंने आपको आशीर्वाद दिया, जैसे मैंने आपको उपहार दिया, ठीक उसी तरीके से मैंने आपको नमस्ते का भाव दिया। क्या मैं ये नमस्ते आपसे वापस लेना चाहता हूँ, या आप मुझे मेरा नमस्ते वापस कर सकते हो? जबरदस्ती मत करना, नहीं कर सकते हो, है ना? इसलिए मैं इस भावार्थ से जोड़ करके आपको बताना चाहूँगा, नमस्कार, नमस्ते कहीं आ जाए तो आप इसे चूकिएगा नहीं संप्रदान कारक बताने में।
कहीं पर आ जाए रुचि, रुचि जैसे आपने कह दिया मैं फला चीज पसंद करता हूं, इसलिए मैं दोनों बातें लिख दे रहा हूं। रुचि आ जाए या पसंद, रुचि पसंद, ये मैं पसंद करता हूं, ये मेरी रुचि है, ऐसा करके बोलते हैं ना हम लोग कभी कभार। जैसे टीचिंग मेरी हॉबी है, मेरी रुचि है, मेरी पसंद है, ऐसा मैं कह रहा हूं, है ना। मैं फला कपड़ा पहनता हूं, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी पसंद है, कहते नहीं ये मेरी पसंद है ना, ये किसी और की पसंद नहीं, ये मेरी पसंद है। ऐसा अगर कर लेते हैं आप, रुचि पसंद की बात अगर आप कर रहे हैं तो पक्की बात मान के आप चलें कि मैं संप्रदान कारक से आपको जोड़े रखूंगा। रुचि पसंद ईर्ष्या, और एक बात और ध्यान देना, अगर किसी से आप ईर्ष्या भी कर रहे हैं ना, ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से जलन, किसी से द्वेष का भाव रख रहे हैं, फिर भी आप संप्रदान कारक में बने रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रुचि पसंद ईर्ष्या। आप देखिए आपके घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो लगभग आप किसी हवन या किसी ऐसे पूजा पाठ जैसे विधियों से जुड़ते हैं जिसमें बार बार आपकी तमाम दुख और पाप को, आपके तमाम कठिनाइयों को स्वाहा कर दिया जाता है ना। उस स्वाहा को फिर वापस नहीं लिया जा सकता, इस बात को ध्यान देना। तो रुचि पसंद ईर्ष्या, कहीं आ जाए स्वाहा, कहीं आ जाए अलम, ऐसे भाव अगर आपको मिल गए या ऐसे शब्द आपको किसी भी वाक्य में दर्शाए मिले तो आप बिल्कुल परहेज ना करिएगा टिक करने में और वो बात बताने में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कह दीजिएगा इन तमाम तथ्यों में संप्रदान कारक है, कोई दो राय नहीं है। ये मैं मान के चलूँ कि आपको संप्रदान कारक की ये बातें बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आ गई हैं, और अगर ऐसा कर पाए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ये मान के चलूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब मैं बात करूंगा अगले कारक की, और वो कारक है अपादान। संप्रदान के बाद अब आपका कारक आ गया अपादान। आपने चार तो पढ़ ही लिए ना, अब अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, यही तो बचे हैं। तो अब बात करूंगा अपादान कारक की। अपादान कारक का जो चिन्ह है आपने पढ़ा है से अलगाव, यानी से अलगाव। ये जो अलगाव लिख रहा हूं ना, ये अलगाव एक भाव है, अलगाव का एक भाव होना चाहिए, अलगाव का एक भाव होना चाहिए। बहरहाल अगर आप इस बात को बहुत नहीं समझ पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नहीं सोच पाते, तो मैं सोचने के लिए कहता भी नहीं हूँ आपसे। जानते क्यों? क्योंकि मैं इस बात पर बहुत जिरा नहीं करता, चिन्हों पर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप भी विश्वास ना करें, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं, आपको भी ये विश्वास हटाना ही हटाना है। अब जरा ध्यान देना, मैं इसको नियमबद्ध तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी रूल नंबर फर्स्ट आप डाल सकते हैं। नियम नंबर 1 इसका क्या तरीका है, अगर कोई चीज़ कहीं से निकल रही है, अगर कोई चीज़ कहीं से निकल रही है और कोई चीज़ कहीं से गिरती है, यानी निकलना और गिरना जैसा भाव लेकर के कोई आपके सामने मुखातिब हो रहा है, तो आप उसे अपादान कारक की श्रेणी में रखेंगे। हमने हमेशा पढ़ा है कि जब मैं किसी चीज़ से अलग हो जाता हूँ तब ऐसी भाव, अलग हो या अलग होने का भाव हो तब भी अपादान होगा। जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो गाड़ी मुझसे अलग हो गई, अपादान कारक है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर है ना? मैं गाड़ी से उतरा, अपादान कारक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं छत से कूदा, अपादान कारक, क्योंकि मैं छत से अलग हो गया तो ये अलग बात होगी ना। जैसे तीर कमान से निकली तो अलग हो गया, अलग हो गया तो दिख रहा है, और जब ऐसा दिख रहा है तो अपादान कारक है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अलग आपको नहीं लगेंगे लेकिन अलग वाला भाव रखेंगे। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, गंगा आप सोचोगे सर हिमालय से गंगा कभी अलग ही नहीं होती, वो तो निकल रही है, लेकिन निकलने का भाव तो रख रही है ना, यही बात समझना है बस। तो ये बात मान के चलें, और वाक्य भी मैं लिख दे रहा हूँ, हिमालय से गंगा निकलती है। ये क्यों यहाँ रखा गया? वो इसलिए यहाँ रखा गया क्योंकि इसके अंतर्गत वो भाव है, वो भाव इसके अंदर छुपा हुआ है निकलने का। जैसे अगर आपसे कहते हैं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब ये चीज, या पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अलग तो हो रहा है, यहां तो आपको पता ही चल रहा है। जैसे मैं बस से उतरा, मैं बस से उतरा, अब आपको पता है मैं अलग हो गया हूं। जब मैं अलग हो गया हूं, आपको ये बात पता चल रही है, तो आप निसंकोच बताएं
क्या बताएं? निसंकोच ये बताएं कि मैं अपादान कारक से जुड़ा मामला हूं, मैं अपादान कारक का हिस्सा हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि अगर कभी आपको ऐसा लगे कि वो निकला ही नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है, परंतु निकलने का यदि भाव आपके सामने है, तो आप फिर उसे अपादान कारक कह दीजिएगा, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। क्लियर है ना बात? नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 यानी अपादान कारक और कहाँ कहाँ आप बताएंगे, ये बात आपके सामने मैं अब रख रहा हूं। अगर विशेषण की उत्तरावस्था आ जाए, एक आप जानते हैं विशेषण की सामान्य अवस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है और एक उत्तमावस्था होती है ना? सबसे बड़ी अवस्था उत्तमा है। अब जरा ध्यान दें, यहीं सीख जाएंगे आप। अगर उत्तरावस्था होने पर भी कौन सा कारक होगा? जो पढ़ रहे हैं वही कारक होगा। उत्तरावस्था होने पर भी अपादान कारक होगा। कैसे? जैसे कहीं लिखा हो मीरा सीमा से बड़ी है, मीरा सीमा से बड़ी है ना? तो मीरा की तुलना किससे की जा रही है? सीमा से। इसका मतलब ये उत्तरावस्था की बात हो रही है। अगर मैं कह दूं मीरा सबसे बड़ी है तो ये उत्तमा अवस्था हो जाएगी। उत्तमा अवस्था यहां नहीं आएगा, वो आगे भी आएगा दूसरे कारक में। क्लियर है ना? तो मीरा सीमा से बड़ी है, मैंने कह दिया आप उनसे धीरे चलते हैं, आप उनसे धीरे चलते हैं। अगर तुलनात्मक वाक्य है और उसकी बात उत्तरावस्था पर निर्भर है, उनसे धीरे का मतलब तुलना हो रहा है ना, उनसे धीरे, इसका मतलब उत्तरावस्था, सबसे धीरे की बात थोड़ा है, उत्तरावस्था की बात हो रही है। जब उत्तरावस्था की बात होगी तो भी आप रूल नंबर 2 के अनुसार अपादान कारक में बने रहेंगे, इसमें दो राय अब आपको नहीं है और ना ही कोई संकोच करने की जरूरत है। मैं आपसे बड़ा हूं, आप मुझसे छोटे हैं, आप उनसे अच्छा करते हैं, आप पढ़ने में उनसे तेज हैं। ऐसे तमाम प्रकार के वाक्य अपने जहन में समाहित कर सकते हैं, अपने नोटबुक पर अपने हाथों से इंगित कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है और आप तमाम प्रकार के प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं। ठीक है, ये मान के चलूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब मैं रूल नंबर 3 की बात करूँगा। रूल नंबर 3 इसमें क्या होगा? आप किसी से घृणा करें, घृणा निषेध, किसी को मना करें, घृणा हो गया, निषेध हो गया, और एक होगा भय, और एक बात होगी उत्पन्न, और एक बात होगी अध्ययन। तो कुछ तो शब्दों का ही ज्ञान है। अध्ययन शब्द कहीं आ जाए, मैं फला चीज का अध्ययन कर रहा हूं, समझ रहे हैं? अगर ये शब्द कहीं आपको किसी वाक्य में मिल जाए तो आप उसे अपादान कारक की श्रेणी में ले जाइएगा। ठीक, घृणा शब्द मिले तो भी अपादान, निषेध मिले तो भी अपादान, भय मिले तो भी अपादान, उत्पन्न मिले तो भी अपादान। कुछ तो अपने शब्दों से ही अपना समाहित ज्ञान दे जाते हैं, क्योंकि इनका कोई दूसरा प्रारूप हमारे सामने आता ही नहीं है। परंतु कुछ ऐसे हैं जिनके आते हैं, जैसे निषेध का आएगा। आप घृणा किससे करते हैं? आप घृणा किससे करते हैं? ईर्ष्या अलग बात है और घृणा अलग बात है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, वो रामधारी सिंह दिनकर का रखा हुआ एक महत्वपूर्ण भाव है जो आपके अंदर होता है, और आप किसी व्यक्ति से तब ईर्ष्या करने लगते हैं जब वह व्यक्ति आपके अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा अच्छा काम करता है। और घृणा आप तब करते हैं जब आपको संबंधित चीज़ बहुत ही खराब लगती है, तब आप उस चीज़ से घृणा करते हैं। बात दोनों में अंतर है, इस बात को ध्यान देना। मैं अब बात करने वाला हूं, अगर निषेध की जाए, निषेध का मतलब किसी को मना करना। जैसे मैं कह दूं मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाना, है ना, रुक जाना, ऐसे तमाम। अब तो यहाँ से ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्योंकि आप इस बात को समझ रहे हैं। मत जाओ, रुक जाना, अब पढ़ना नहीं है अब आपको, मत पढ़ो, लिखना मत, है ना, खाना मत, सोना मत, उठना मत, बैठना मत, इनकार कर रहे हैं, मतलब रोकना, एक प्रकार का निषेध। निषेध का मतलब धूम्रपान करना मना है, लिखा होता है ना बड़ी बड़ी जगहों पे, धूम्रपान करना मना है, निषेध है ये।
फला जगह पार्किंग करना मना है, बोर्ड लगे होते हैं, यहाँ ये चीज़ करना मना है ना, ऐसा होता है ना। तो वो जो निषेधात्मक वाक्य हैं जो आपको रोकने का काम करते हैं कि आपको यह प्रक्रिया नहीं करनी है, ऐसे वाक्य में अपादान कारक होगा। क्लियर है बात। भय की बात करूं, आप शेर से डर गए, आप शेर से डर गए, आप शेर से डर गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से डर जाना, आप किसी से भयभीत हो जाना, मैं शेर को देख के डर गया, मैं फला चीज़ से भयभीत हो गया। अगर आप किसी चीज़ से भय में आ जाते हैं, डर जाते हैं, तो आपको अब सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अपादान कारक आपके लिए हाथ फैलाए खड़ा हुआ है कि आइए आपका स्वागत है, और आप अपादान विकल्प के सम्मुख गोला कर दें, उस काले बाल पेन से संबंधित विकल्प के खाने को गोला कर लें, है ना, काला कर लें। उत्पन्न की बात करें तो एक सेंटेंस आपके जहन में बहुत होता है, कीचड़ में कमल खिलता है। खिलता नहीं है भाई, कि कमल तो हर जगह खिलता है, कमल तो कहीं भी लगेगा वहां खिलेगा, कमल तो तालाब में भी खिलेगा जहां स्वच्छ जल होगा। कीचड़ में कमल खिलने का मतलब यह है कि कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, वहां से वो निकलता है, जैसे बीज से पौधा निकलता है ना। ये उत्पन्न होने वाली बात है, इस बात को आप समझिएगा। ऐसा कहीं आ जाए तो भी आप अपादान कारक ही लगाएंगे। कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में कमल खिलता है, या फिर उत्पन्न होता है, कीचड़ से कमल उत्पन्न होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो भी हम लोग अपादान कारक की श्रेणी में संबंधित वाक्य को शामिल कर देंगे। अगर अध्ययन की बात आ जाए तो आपको वो बात करना ही करना है। अध्ययन रह जाए तो आप फिर भी आप उस चीज़ को अपादान कारक में श्रेणी में शामिल कर लेंगे। कोई डाउट, कोई दिक्कत मुझे लगता है अब आपको नहीं, इस बात को आप भली भांति अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। क्लियर है ना। तो हम लोग अपादान कारक की बात कर चुके, आप इसका स्क्रीनशॉट रखें। तो मान के चलो कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब महत्वपूर्ण बात ये कि कारक हमने संप्रदान पढ़ा, हमने अपादान पढ़ा, अब हम बात करेंगे संबंध कारक की। संबंध नाम से ही स्पष्ट है ना, फिर ये तो संबंध बनाएगा, ये तो रिश्ता स्थापित करेगा। संबंध कारक, और इसका चिन्ह आपको पता है, का होगा, की होगा, और फिर के होगा। रा री रे का तो प्रयोग होगा ही नहीं यहाँ पे। ना नी ने का हमने प्रयोग आपको बता दिया था, केवल एक जगह होगा, अपना, अपनी, अपने, वही संबंध कारक में आएंगे। अन्यथा किसी भी संज्ञा सर्वनाम के साथ यदि कारक चिन्ह लग गया ने, तो वह चला जाता है कर्ता कारक में। इस बात को बताया जा चुका है। क्लियर है बात। संबंध में ये आ जाएगा, जैसे लिखा जाए राम का भाई, राम का भाई, ये चीज आपका परिवार, आपका परिवार, ये चीज समझ रहे हैं ना आप हमारी बातों को। राम का भाई, आपका परिवार, हमारा घर, हमारे घर, ये चीज जैसे हमारा घर, हमारा घर, हमारा परिवार, या हमारी बहन, ऐसा करके ये संबंधवाचक की बात चल रही है, क्योंकि हम इस पर अपना अधिकार बताए जा रहे हैं। क्लियर बात है। कहीं लिखा हो अपना, अपना परिवार या अपना घर, ऐसा करके आ जाए तो भी आप उसे संबंध कारक कहने से ना चूकिएगा, संबंध कारक बताइएगा। क्लियर है बात ना। संबंध कारक बहुत ही आसान है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक स्टार लगाना है आपको, वही स्टार देना क्रिया के साथ, देना क्रिया के साथ, यानी देना हो, दे करके वापस लिया जाता हो, यही चीज ध्यान देना है, वापस लिया जाता हो। जैसे वहां था तो वापस नहीं लिया गया संप्रदान में, संप्रदान में जो चीजें हमने दे दी उसे वापस नहीं लिया, आशीर्वाद दे दिया वापस नहीं लिया, है ना, हमने प्रेम दिया वापस नहीं लिया, हमने पुरस्कार दिया वापस नहीं लिया, हमने उपहार दिया वापस नहीं लिया, तो संप्रदान कारक था। लेकिन यहां वापस लिया जाएगा। जैसे मैंने अपने मित्र को साइकिल दिया, मैंने अपने मित्र को साइकिल दिया। अब आप जरा बताना, क्या मैं ये साइकिल वापस लूंगा कि नहीं? तो मुझे लगता है आप 100% लेने वाले हैं, क्योंकि आप अगर अपने मित्र को साइकिल देते हैं तो पक्की बात है आप उसे वापस लेते हैं।
है ना। तो मैंने अपने मित्र को साइकिल दिया, मैं इस बात से 100% अवगत हूं कि मैं इन्हें वापस लूंगा ही लूंगा। क्लियर है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको संबंध कारक में भी अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी चीज़ को, जैसे मैंने अपने मित्र को पेन दिया, मैंने अपने मित्र को साइकिल दिया, है ना, ये सारी बातें, मैंने अपने पड़ोसी को तेल दिया, है ना, वो सारे जो मसले आप अभी जान ही रहे हैं अपने गांव देहात में, जो भी कहीं आप ऐसे जुड़े हुए हैं, कुछ चीज़ें लेन देन के भाव में इस तरीके से चलती हैं, दे करके फिर दूसरे तीसरे दिन उसे वापस ले लिया जाता है। वो भी एक देना है, अच्छे के लिए दिया जा रहा है, कोई बुरी बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, दिया जा रहा है, लेकिन आप उसे वापस ले लोगे, ऐसे कंडीशन आने पर आप उसे संबंध कारक की श्रेणी में रख दोगे। स्पष्ट होगी बात, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है आपको। तो मैंने अपने मित्र को साइकिल दिया, मैंने एक ही उदाहरण लिखा हुआ है, आप इससे संबंधित तमाम प्रकार के उदाहरणों पर चर्चा कर सकते हैं। खुद ऐसे उदाहरणों को बनाया जा सकता है जो हम किसी को दें और वापस ले लें। जैसे मान के चलना, मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से कुछ बातें बताना चाहा, जिसे आप ज्ञान कह सकते हैं। ये जो मैंने दिया, क्या मैं इसे वापस लूंगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अतः मैं काम कर रहा हूं कौन से कारक का? संप्रदान कारक का, संप्रदान कारक का काम कर रहा हूं। लेकिन आपने अपने मित्र को, वहीं बगल में बैठे हुए मित्र को अपनी कॉपी दे दी, तो क्या आप उससे वापस लोगे? तो आपको लगेगा भले ही मैं अच्छा मित्र हूं, मेरे दिमाग में मेरे पास कोई कमी नहीं है पैसों की, तो जाने दे, मैं नहीं लूंगा। लेकिन सचमुच सोचो, वो लिया ही जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप संबंध कारक के उदाहरण को पेश कर रहे हैं, है ना। अपने जीवन से जोड़ करके हम तमाम प्रकार के वैचारिक मतों को, तमाम प्रकार के वैचारिक प्रश्नों को अपने आप हल करने की क्षमता रखते हैं, और करते भी हैं, और कर चुके होंगे भी। एक क्लियर बात मान के चलें। अब मैं संबंध कारक के से आपका दिमाग हटा करके सीधा ले चलता हूं आपको अधिकरण कारक पर। अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है इस बात से आपको अवगत करा दूं। में होगा, पर होगा, ऊपर होगा। जैसे में पर ऊपर का मतलब क्या हुआ? मैं घर में हूं, देखना, मैं घर में हूं, मेरी स्थिति। अधिकरण का मतलब स्थिति है। अधिकरण, अधिकरण का मतलब मेरी स्थिति को बताया जाएगा, मैं घर में हूं, तो पक्की बात है अधिकरण कारक है। मैं बीमार हूं, मैं चोर हूं, मेरी स्थिति है, तो फिर से अधिकरण कारक की बात होगी। इस बात को ध्यान देना, अगर कहीं भी स्थिति की बात की जाए तो अधिकरण कारक को ही बताना है, उसी को ही टिक करना है। जैसे किताब मेज पर है, किताब मेज पर है, देखिए पर है ना। अगला लिख दें, बिल्ली छत के ऊपर है, बिल्ली छत के ऊपर है, तो देखना ऊपर आ गया, पर आ गया, में आ गया। ऐसे तमाम सेंटेंस आप बना सकते हैं। बिल्ली छत के ऊपर है, हम अधिकरण कारक में बने रहेंगे। तो ये तो बहुत आसान है। जब हम लोग ये जान चुके हैं कि हम कर्ता से लेकर के तमाम प्रकार के नियमों से अवगत हो गए, तो अब मुझे बड़ी आसानी होगी इस बात को बताने में कि मैं किसी सेंटेंस को कहाँ रखूँ। जब तक हम किसी एक कारक की ही पहचान जानते थे, तब तक तो हमें समस्या थी, अरे भाई ये कहाँ जाएगा। लेकिन अब कौन सी समस्या जब मैं कारक का अंत करने वाला हूँ, अब कौन सी समस्या जब हम लोग कारक के तह तक पहुँच गए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी जानने में, पहचानने में। अधिकरण कारक का भी एक स्टार बनाना है हम लोगों को। इसमें लिखना है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था। वहाँ कौन सी अवस्था थी? उत्तरा। ये ध्यान देना, अगर उत्तमावस्था की बात हो जाए तो भी अधिकरण कारक होगा, इस बात को ध्यान देना। उत्तमावस्था का मतलब जैसे लिखा जाए, वह सबसे बड़ी है। लीजिए, इस चिन्ह से कोई दूर दूर तक का नाता इसका नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि मैं चिन्हों पर कम विश्वास कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कम पूछे जाएंगे, ज़्यादातर तो प्रश्न यहीं से बनाए जाएंगे। वह सबसे बड़ी है। जब बीएड एंट्रेंस जैसे एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो बिल्कुल हाईलाइटेड हों, बिल्कुल अलग हों, कारक चिन्ह से जिनका कोई दूर दूर का नाता रिश्ता ना हो, तो आप सोचो, आप तो बड़े बड़े एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं। वो तो मात्र केवल एंट्रेंस एग्जाम था, वहाँ भी नमस्कार नमस्ते जैसे शब्दों में कारक पूछ लिया गया। तो वह सबसे बड़ी है, आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे अच्छे हैं। ये वाक्य आपको सबसे अच्छा लगेगा, आप सबसे अच्छे हैं, है ना। आप सबसे अच्छे हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं सबसे अच्छे की, है ना। मैं कह दूं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सर्वोच्च चोटी है, मैं अगर बात करूं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, तो पक्की बात है कि मैं
विशेषण की उत्तमावस्था की बात कर रहा हूँ, उत्तरावस्था की तो बात कतई नहीं कर रहा हूँ। जब मैं उत्तमावस्था की बात करूंगा कि आप सबसे अच्छे हैं, आप सबसे बड़े हैं, आप सबसे छोटे हैं, आप सबसे मोटे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके उत्तमावस्था की बात कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा बताया जा रहा हूँ। जैसे मैं कह दूँ आप सबसे ज़्यादा खाते हैं, तो लीजिए आप, मैं उत्तमावस्था पेश कर रहा हूँ, और जब हम उत्तमावस्था को पेश करेंगे आपके सामने, तो आप भी ऐसे वाक्यों को पेश कर दीजिए। किसके सामने? अधिकरण कारक के सामने। इसमें कोई संशय नहीं है, कोई दुविधा नहीं है, 100% प्योर चीज़ें आपका ये चैनल आपके सामने पेश करता है। 100% प्योर चीज़ें, कोई मिलावट इसमें नहीं है, कोई संशय, कोई दुविधा वाली बात भी नहीं है। तो मैं मान के चलूँ कि आपने इसको भी अपने जहन में समाहित कर ही लिया होगा। अब हम एक और स्टार लगाएंगे। स्टार पर स्टार लगाने का उद्देश्य हमारा ये है कि आपका ज्ञान बहुत ही सुदृढ़ हो सके। यहाँ एक स्टार लगवा दिया हमने, वो इसलिए लगवा दिया है क्योंकि अब मैं बात करने वाला हूँ, अगर कहीं पर समय का जिक्र हो, किसका? समय का। जैसे अब 3 बजे हैं, अब 3 बजे हैं, अब 2 बजे हैं, अब 4 बजे हैं। आपने कहा कि 4 बजे आऊँगा, 4 बजे आऊँगा, 2 बजे आऊँगा। ऐसे सेंटेंस अगर आप कहीं पेश कर रहे हैं और ऐसे सेंटेंस आपसे कभी मुखातिब हो रहे हैं, तो आप निसंकोच वहाँ भी कौन सा कारक लगाइएगा? अधिकरण कारक लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं मान के चलूँ संबंध कारक और अधिकरण कारक की बात आपको विधिवत समझ में आ गई होगी। और अगर ऐसा है तो एक लास्ट कारक जिससे बिल्कुल चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी कर दे रहा हूँ। एक लास्ट कारक कौन सा है? संबोधन। संबोधन कारक का चिन्ह क्या है? हे, अरे, ये करके आ जाएगा, हे, अरे। जैसे आप कोई अचानक कोई घटना आपके सामने घट जाए, तो ये मान के चलना अचानक होने वाली घटनाओं के साथ ये लगेगा, अचानक होने वाली, अचानक होने वाली। ये चीज़ मैं अचानक होने वाली बात को बता चुका हूँ, आधी आ गई, तूफान आ गया, कर्म कारक है, इस बात को ध्यान देना। ऐसा नहीं कि मैं उस चीज़ को उठा के यहाँ रख रहा हूँ। मैं यहाँ ये कहने वाला हूँ कि जैसे मुझे अचानक चोट लगी, मैं कहता नहीं अरे, मैंने किसी चीज़ को अचानक देखा, अरे भगवान, है ना? वो जो चीज़ें, जो वो भाव है, जैसे आपने किसी, जरूरी नहीं कि आपको चोट ही लगे, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी आकर्षक चीज को या किसी अपनी वस्तु को देख करके अरे भगवान, अरे राम, ऐसे जो भावार्थ हम पेश करते हैं, ऐसे वाक्य जो हमारे सामने आ जाते हैं, ऐसे भावार्थ को भी हम कहाँ लाएंगे? संबोधन कारक में लाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान देना। जैसे कह दिया आपने हे राम, हे राम, और आप अपने जीवन में प्रयोग करते हैं अरे राम, अरे भगवान, है ना? ऐसे जो सेंटेंस आ रहे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंस किस में चले आएंगे? संबोधन कारक में। तो मैंने आपको कारक का जो एक पूरा सार निचोड़ देने का प्रयास किया है, 3 सीरीजों में किया है। ये कारक का लास्ट सीरीज यानी पार्ट नंबर 3 था, जिसमें आज कारक को पूर्णतया समाप्ति दे दी गई है। कारक को पूरी तरीके से समाप्त किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि आप कारक पार्ट 1 देखेंगे, कारक पार्ट 2 देखेंगे, कारक पार्ट 3 देखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मैं इसी आशा विश्वास के साथ ये मान के चलूं कि आपको ये तमाम टॉपिक जो मैंने आज बताई हुई है इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आई होगी। और अगर ऐसा मैं कर पाया हूं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई कक्षा में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।